नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी आरडी। देखिए, ये सेक्शंस पॉलिटी का अभी हमने स्टार्ट किया है। पहले भी कुछ सेक्शंस हमने मैप के इसी चैनल पर करवा रखे हैं, पर लेकिन किसी कारणवश उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन अब से जितने भी सेक्शंस आएंगे वो कंटिन्यू होंगे। तो पॉलिटी का ये लगभग पहला लेक्चर है और राष्ट्रपति से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और राष्ट्रपति में ये पहला वीडियो है। इसके साथ 2-3 वीडियो और भी आएंगे। तो पहला सबसे पहले ये समझ लेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और वैसे भी जो दैनिक जीवन में हमको अपने राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहिए। तो कौन है राष्ट्रपति, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति हैं कौन? चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, तो वो है भाग 5। और दूसरा, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ये देखिए, संघ की कार्यपालिका, और कार्यपालिका के ही पार्ट हैं ये राष्ट्रपति, तो ये कार्यपालिका के ही पार्ट हैं। कार्यपालिका का वर्णन कहाँ पर है? भाग 5 में है। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी काम अगर होता है भारत में तो वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का सेंस यहाँ पर देश, राज्य का मतलब देश, तो देश का जो प्रमुख होता है, भारत का प्रमुख, वो राष्ट्रपति होगा। और वह प्रथम नागरिक भी होता है। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, और बहुत बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और यहाँ पर कि एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी होता है राष्ट्रपति। अब आप ये देख सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित कैसे होता है, या भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी शर्तें हैं, अर्हताएँ क्या हैं बनने के लिए, सेवा शपथ कैसे लेता है, इन सब के बारे में बातें करेंगे। और भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत कैसे किया जाता है, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ करना ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम समझ भी नहीं पाएंगे एक ही वीडियो में। तो छोटा ही वीडियो बने, लेकिन आपकी समझ उससे अच्छे से विकसित हो पाए, ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और कौन से लोग नहीं शामिल होते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये कुछ हमने स्लाइड बनाया है, इसको समझाते हैं आपको कि कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो शामिल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी दोनों सदन हमने जब बोला तो दोनों सदन में क्या हो गया कि एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ये दोनों चीज़ें। और निर्वाचित, एक शब्द और बोला कि निर्वाचित, यानी जिनको वोट दे करके हमने बनाया है वो निर्वाचित। दो टाइप के लोग हैं सदन में, एक तो निर्वाचित, एक मनोनीत। तो निर्वाचित और मनोनीत, एन और एम, मतलब एम फिर मनोनीत, एन फॉर निर्वाचित। अब हम इसको बता देते हैं। निर्वाचित मतलब जिनको हमने वोट दिया, हमने या किसी ने वोट दे करके वो जीत करके आए हैं। और मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति ने, क्या राज्यपाल ने उनको अपॉइंट कर दिया, तो वो हो गए मनोनीत। तो ये आप समझ गए। तो लेकिन यहाँ मनोनीत वाले नहीं आएंगे, मनोनीत वाले नहीं करेंगे वो, केवल निर्वाचित सदस्य, ये आप समझिए। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसको विधायक बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधायक होंगे, जो जनता के द्वारा चुन के जाएंगे, निर्वाचित यहाँ पर भी है, तो जो जनता के द्वारा चुन के जाएंगे वो लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि इन्हीं दो लोगों के पास क्या है, विधानसभा है। तो इनकी विधानसभा के फिर निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले यहाँ पर भी नहीं होंगे, निर्वाचित वाले ही होंगे। अब ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि निर्वाचन में शामिल कौन कौन से हो रहा है,
कौन से लोग निर्वाचन में शामिल, पहली बात एकदम फर्स्टली याद करिएगा कि निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित लोग ही होंगे जो शामिल होंगे। पहली बात एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि लोकसभा और राज्यसभा से लोग होंगे, विधानसभा के लोग होंगे, और विधानसभा यूटी में जिसमें विधानसभा है उनके लोग होंगे, लेकिन सभी क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। बस इतनी बातें समझ लीजिए। कौन शामिल नहीं होता है इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पर शामिल जो नहीं होते हैं वो मनोनीत सदस्य कोई भी शामिल नहीं होते हैं, अभी हमने यहाँ पर भी आपको समझा दिया। दूसरी चीज़, विधान परिषद के कोई भी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों वो नहीं शामिल होते। अब यहाँ पर विधान परिषद क्या है ये हम बता देते हैं आपको। देखिए, कोई भी राज्य की विधायिका जो होती है, जैसे एक हो गया केंद्र और एक हो गया राज्य। केंद्र में ये है लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे राज्य में क्या होता है, विधान सभा और विधान परिषद। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन जहाँ पर भी है उसमें कुछ लोग होते हैं निर्वाचित और कुछ लोग होते हैं मनोनीत। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ना तो निर्वाचित ना तो मनोनीत किसी भी प्रकार के विधान परिषद के लोग नहीं भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहाँ यही चीज़ें दी गई हैं। राज्य दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, ना तो निर्वाचित ना तो मनोनीत। और दिल्ली और जो पुदुचेरी है ये देखिएगा कि मनोनीत सदस्य, मनोनीत तो कभी नहीं होंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका क्या मतलब है, ये मतलब थोड़ा सा इसको समझना होगा कि क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। गुप्त मतदान तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या होता है। गुप्त मतदान ये है कि जैसे एक बैलेट होगा, इसके अंदर आप ले जा करके पर्ची अपनी डालेंगे, चुपके से होगा, किसी को बताना नहीं है। जो भी लोग इसमें वोट दे रहे हैं ये लोग, ये चुपके से ले जाके डालेंगे, बताना नहीं है। दूसरी चीज़ें ये है एकल हस्तांतरणीय जो है उसका ये मतलब है कि इसमें होगा क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको जैसे एक कोई आप मतदाता हैं, आपको एक बैलेट दिया जाएगा ऐसे, और उसमें कॉलम होगा 1 2 3 4। मान लेते हैं 4 लोग चुनाव राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें 4 कॉलम होगा और आपको ये बताना होगा कि हमको पहले नंबर पे ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये पसंद है, तीसरे नंबर पर ये पसंद है और चौथे नंबर पर ये पसंद है। यानी जितने भी लोग लड़ रहे होंगे चुनाव, उन सब में आपको वरीयता करनी होगी। उसी को बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका ये उसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। यानी ये आपको मतों को धीरे धीरे नीचे की तरफ बताना होगा। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये होता है कि यहाँ पर आपको जब 50% +1 वोट वाला ही चुनाव जीतेगा। ये समझ लीजिए 50% +1। यानी कैसे, इसका सूत्र भी होता है, इसका बहुत आसान सा सूत्र है। इसमें सूत्र है कि जितने भी वैध मत होंगे, कुल जितने भी वैध मत पाए गए उसमें 2 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। ये यानी मान लेते हैं 100 वैध मत पड़े, 2 का भाग दिए +1 कर दिए, इसमें 50 + 1, यानी किसी का 50% +1, ऐसे इसको बोल सकते हो। ये इतने ये कोई पाएगा तभी जीतेगा। समझ रहे हैं बात को। अभी यहाँ पर एक चीज़ें और समझ लीजिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ये मतलब हो गया कि अनुपात में मतलब ऐसा होना चाहिए। और उनको एकल संक्रमणीय मत जो है कहने का ये मतलब है कि आपको जैसे यहाँ पर कोई है, एक बैलेट हो गया, ये देखिए ये एक बैलेट हो गया। अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे चारों लोगों को आपने वोट दे दिया। अभी क्या है कि 1 नंबर का पहले गिना जाएगा वोट, 1 नंबर का गिना गया और उसमें अगर कोई 50% +1 पा गया तब तो वो विजयी हो गया तुरंत। लेकिन मान लेते हैं कि कोई 1 नंबर वाला 50% +1 नहीं पा पाया, जो 1 नंबर पे है, सब जितने भी उम्मीदवार हैं 1 नंबर पे किसी को रखे, लेकिन फिर भी वो 50% मत से ज़्यादा नहीं पाया,
तो क्या होगा कि जो सबसे कम चौथे नंबर पे जो कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, और वो सबसे कम जो पाया है उसके मतों को तोड़ दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, और उसका सेकंड वाला, अब फर्स्ट वाले में तो वो खुद पाया है, चौथे नंबर पे है, उसके मतों में देखा जाएगा कि सेकंड नंबर पे किसको ज़्यादा मिला है। अब इसको जोड़ करके 50% बनाया जाएगा। देखिए, इसको अगर आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए स्पेशली एक वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए बोलेंगे तो। चलिए, अब यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में निर्वाचित होने का एलिजिबिलिटी रखता हो कि निर्वाचित हो सकता है, और सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर हो भी तो अगर वो राष्ट्रपति बनेगा तो उसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा वो लाभ का पद। ऐसा नहीं है कि दो दो पद, यानी लाभ का भी पद कोई लेता रहे और राष्ट्रपति भी बने, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया। शपथ क्या लेगा वो? शपथ लेगा कि श्रद्धापूर्वक पद का, जो राष्ट्रपति का पद है उसका पालन करेगा, ये ऐसी बात बोलेगा। फिर क्या कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तीनों, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण निरत करूंगा। शर्तें होती हैं कुछ राष्ट्रपति की जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उसी पे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो पहली शर्त क्या है कि वो संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है या यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा, जैसा कि हमने अभी पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर उसकी उपलब्धियाँ, या यहाँ पर स्लाइड आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कुछ भी है, जैसे उसमें नकारात्मक रूप से परिवर्तन नहीं होगा उपलब्धि में, भत्ते में, उसकी पदावधि के दौरान। यानी अगर वो 1 लाख रुपए वेतन पे लगता है, मोट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 ही लाख पे लगता है, लेकिन अगर 1 लाख पे लगता है तो उसको 80 हज़ार रुपये बाद में नहीं कर सकते कि आप 80 हज़ार कर दीजिए घटा करके, भैया अभी बहुत महंगाई हो गई, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब ये है। तो कुछ शर्तें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। अब यहाँ ये स्लाइड क्यों डाला गया है? देखिए, यहाँ पर ये है कि जैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो चुनाव के लिए क्या होगा, एक निर्वाचक वो मंडल बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। एक निर्वाचक मंडल होगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो तो हमने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के होंगे, और विधान सभा के होंगे। और ये सभी कैसे होंगे? ये सभी होंगे निर्वाचित, सारे निर्वाचित होंगे। और विधान सभा के होंगे, और विधानसभा में यूटी वाला भी मामला जो था यहाँ पर, ये भी समझ लीजिए, यूटी में जहाँ पर विधानसभा है वो लोग भी होंगे, यूटी में जहाँ पर विधानसभा है वो लोग, ये निर्वाचक मंडल है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये देखिए, ये दोनों लोग जो हैं, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये दोनों लोग हैं ये तो संसद के पार्ट हैं, और बाकी ये जो इसके बाद से ये जो दोनों हैं, ये तो विधायिका के पार्ट हैं, राज्य विधायिका के, राज्य विधायिका के पार्ट हैं। तो क्या सबका मत का मूल्य एक टाइप का होता है, बराबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसद के मत का मूल्य अलग होगा और राज्य विधायिका के मत का मूल्य अलग होता है। अभी बात कर लेते हैं कि कैसे अलग होता है। तो इसमें पहली बातें ये हैं कि आपको विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। सबसे पहले यही काम होता है कि विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। अब निकाला कैसे जाता है वो बता देता हूँ यहाँ पे, कि एक राज्य की कुल जनसंख्या, पहले विधायक के मत का मूल्य क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या भाग दिया जाता है विधानसभा के निर्वाचित जितने भी सदस्य होंगे, यानी सीटें कितनी हैं वहाँ पर, विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये समझ लीजिए। सीटें विधानसभा समझ लीजिए, यानी जितनी भी सीटें हैं वो, और इसमें 1000 से भाग दिया जाएगा, यानी गुणे 1000, ये है इसका मूल्य। अब इसमें से जितना भी निकला, ये निकल गया एक विधायक के मत का मूल्य आपका।
और जैसे ही एक विधायक के मत का आपका मूल्य निकल जाएगा कि एक विधायक के मत का कुछ मूल्य होगा, इसका ये फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे जितनी भी राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य होंगे, कुल निर्वाचित सदस्य। विधानसभा की सीटें क्या निर्वाचित वाली, निर्वाचित, यहाँ देखिए भूलिएगा मत, ये बात जरूर याद रखिएगा कि सीटें निर्वाचित वाली होंगी। कुल जनसंख्या निर्वाचित सीटें और गुणे 1/1000, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें कि विधायक के मत का मूल्य बराबर क्या होता है, बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित कुल सदस्य लेकिन ये किसके, विधानसभा के भैया, ये भी याद रखिएगा, गुणे 1/1000, ऐसा ये है, ये फार्मूला है, इसको अच्छे से समझ लीजिए अभी यहीं पे। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि एक विधायक के मत का मूल्य तो हमको मिल गया अभी। अब देखेंगे एक संसद के मत का मूल्य क्या होता है। एक संसद के मत का मूल्य यानी संसद जो देगा उसका वोट क्या है कि कितना, मतलब वेटेज कितना वोट का है। ये मत का मूल्य आपको अभी नहीं समझ में आया होगा कि मत का मूल्य क्या है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मत का मूल्य ये है, मतलब जैसे आम चुनाव होता है उसमें एक व्यक्ति है, उसके बाद एक वोटर आईडी होती है, यानी वो एक ही वोट दे पाता है, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है विधायक के मत मूल्य, ऐसा नहीं होता है विधायक वाले में, ऐसा नहीं होता है। विधायक वाले में क्या है कि ये विधायक हो गया मान लेते हैं, इनके ऐसे बना देते हैं, विधायक में थोड़ा टोपी टोपा लगा देते हैं और इनके पास भी एक निर्वाचन कार्ड है, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन इनके मत का मूल्य ऐसा नहीं है कि 1 विधायक इक्वल टू 1 मत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी इनके मत का मूल्य इस वाले फार्मूले से निकाल के ये जब वोट डालेंगे तो ये जितना भी आएगा, मान लेते हैं एक्स आ गया है कुछ, या नंबर ले लेते हैं, आपको नंबर दिक्कत हो रही है नंबर से, तो कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए नंबर ले लिया हमने, मान लेते हैं इनका आ गया 100 आ गया। तो अब ये विधायक जब वोट डालेंगे ना, कुछ दबाया ईवीएम, मान लेते हैं ईवीएम है, या बैलेट पेपर हो रहा है, एक बैलेट पेपर टिक, तो यहाँ पे इनको 100 इनका आ गया खटाक से ऐसा। तो एक राज्य के लिए सारे जितने भी, एक राज्य कोई भी है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, यूपी, और यूपी में जितने भी विधायक होंगे, यूपी में जितने भी विधायक होंगे सबके मत क्या होंगे, मत का मूल्य बराबर होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है, लेकिन क्या है कि सभी राज्यों के विधायक के मत का मूल्य बराबर नहीं होता है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, यानी देख लेते हैं यहाँ पर एक एमपी का कोई विधायक है और यूपी के विधायक हैं। अब इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनका मूल्य निकाला जा रहा है और इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनका मूल्य निकाला जा रहा है, जनसंख्या और सीटों के अनुपात में, और जनसंख्या और सीटों के अनुपात में इनका निकाला जा रहा है, तो मूल्य भिन्न भिन्न होगा। दो राज्यों के विधायकों का मूल्य भिन्न भिन्न होगा, लेकिन एक ही राज्य के विधायक के सारे विधायकों का मूल्य समान होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे संसद के मत का मूल्य। अभी हमने बता दिया मत का क्या मतलब है, अभी बता देखिए कि अभी विधायकों के मतों का मूल्य पता चल गया, तो अब क्या करेंगे कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य जोड़ दिया जाएगा। ऐसे करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, और इसको किससे भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। ठीक है, ये निकल जाएगा, एक संसद के मत का मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। अब कोई एक संसद है, इनके मत का मूल्य मान लेते हैं कुछ भी एक्स निकल गया। अब ये जैसे ही जाएंगे ईवीएम पे, मान लेते हैं ईवीएम है, इस पर ठप्पा लगाया, कचक,
जैसे ही ठप्पा लगाया और इसका x नंबर ऑफ मत इन्होंने दे दिया, या मान लेते हैं 100 है इनका, तो ये भी 100 दबा दिए, तो इसका मतलब ये है, समझ गए। तो ये वाला फार्मूला इनके लिए काम करता है। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला इनके लिए काम करता है। अब निश्चित मतलब कैसे निर्वाचित कैसे होंगे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि कौन विजयी होगा। जैसा हमने पहले ही बताया, विजयी होंगे कुल वैध मत जिन्होंने पाया, उसका आप 2 से भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी मान लेते हैं अगर कुल वैध मत 100 है, उसमें 2 से भाग दे के 1 जोड़ेंगे, यानी 51। यानी 50% प्लस 1 वोट जो पाएंगे वही क्या होंगे, वही विजयी होंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज़ और है, यहाँ पर वो वैलेट वाला जो हम शुरू में समझा रहे थे उसको हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे समझने वाली बात क्या है कि ये 4 लोग हैं, देखिए ये इनके नाम कुछ रख देते हैं। ये नाम है A, B, C और D। ये चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति की ये चुनाव लड़ने के लिए 4 लोग जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई एक भारत देश है अपना, जो भारत देश है, तो यहाँ पर चुनाव लड़ना है इनको, ऐसा कुछ भारत में चुनाव लड़ना है। बहुत ख़राब बन गया, इसलिए हटा देते हैं इसको, ठीक है। यानी 4 लोग हैं, A, B, C और D। ये 4 लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो इनको बोलेंगे कि भैया आप पहले शर्तों को पूरा कीजिए। इनकी शर्त क्या है कि वो 35 ईयर की आयु पूरी कर लिए हों और लोकसभा के निर्वाचन वाली बातें जो थी वो पूरा करते हों और किसी लाभ के पद पर ना हों। उसके बाद भी ये इनके पास और भी चीज़ें करनी होंगी। इनको जमानत राशि 15,000 रुपये ले जा करके ये ले आना होगा। जमानत राशि इसको बोलते हैं, जिसको जमानत जब्त जो किया जाता है वो। और दूसरी चीज़ 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लाने होंगे इनको। ये 50 अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होंगे, ये लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, यानी जो वोट देते हैं उसमें से, लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद ये वाले में से, ठीक है, जो वोट वाले हैं उनमें से। तो ये वाली बातें हो गई। मान लेते हैं ABCD ये 4 लोग चुनाव लड़ने आए हैं। अब इनकी बारे में और भी चीज़ें देखिए। अब इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि ABCD 4 लोग हैं, वो चुनाव लड़ने आए हैं। अब जो वोट देने वाले हैं वो क्या करेंगे, जैसे ये है कोई वोटर, ये है वोटर, इनको मिला बैलेट, को एक बैलेट पेपर मिला, तो उसमें वो जो 4 लोग हैं ना, यानी A, B, C, D, 4 लोगों का नाम होगा। अब आपको इसमें ये नहीं, अंगूठा नहीं मारना है। अब आपको इसमें बताना है कि हम किसको देंगे। यानी B को 1 नंबर पे रखते हैं हम अपने, यानी हम पहली चॉइस हमारी है कि हम 1 नंबर पे B को रखते हैं, 2 नंबर पर A को रखते हैं, C को 3 नंबर पे रखते हैं, D को रखते हैं 4 नंबर पे। यानी ये आपकी चॉइस होगी कि हम A को मानते हैं पहले नंबर पे, फिर B को दूसरे नंबर पे, फिर C को तीसरे नंबर पे। ये होता है यहाँ चॉइस। और जब चॉइस आपकी जैसे भी हो जाएगी, ऐसे ही सारे लोगों को मिलेगा, सब लोग फर्स्ट चॉइस रखेंगे। और जब मतों की गणना होगी, जब मतों की गणना होगी, कभी भी जब भी होगी गणना, तो उसमें क्या होगा, मतों की गणना में सबसे पहले काउंटिंग होगी फर्स्ट नंबर वाले चॉइस की, फर्स्ट वाले चॉइस की। अगर फर्स्ट नंबर वाले चॉइस से 50% प्लस वोट बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट नंबर वाले चॉइस से 50% प्लस वोट बन जाता है, +1 वोट बन जाता है, तो उसको तुरंत विजयी घोषित कर दिया जाएगा, बाकी को काउंट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर ये बातें हैं कि अगर फर्स्ट नंबर वाले से मान लेते हैं नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि इन 4 में से देखा जाएगा, ABCD वाले में से, कि ABCD इनमें से देखा जाएगा सबसे फर्स्ट चॉइस में सबसे पीछे कौन था। फर्स्ट चॉइस क्योंकि गिना तो कभी फर्स्ट चॉइस ही गया है, तो उसमें जो सबसे पीछे था, मान लेते हैं C सबसे पीछे था, तो इसके फर्स्ट चॉइस के वोट को काट के इसके सेकंड चॉइस में देखा जाएगा कि अब सेकंड चॉइस में इसके किसके वोटों को, मान लेते हैं
कुछ लोग इनको दिए होंगे सेकंड चॉइस में। भाई फर्स्ट चॉइस सी को है तो फर्स्ट चॉइस वाला तो खत्म, ये तो जीत नहीं पाया, सबसे पीछे रह गया। तब इसकी जो सेकंड चॉइस है उसको जोड़ दिया जाएगा इन सब में। अब अगर सेकंड चॉइस पा करके कोई एक विजयी हो जाता है तब तो वो विन घोषित कर दिया जाएगा। मान लेते हैं इसमें भी नहीं हुआ, तो सेकंड चॉइस वाले में जो सबसे कम पाएगा, जो सेकंड चॉइस में, और उसको तोड़ा जाएगा। ऐसे करके 50% प्लस 1 वोट करके चुनाव को जीता जाएगा। चलिए इसके और भी अगर ये वाले पार्ट से हमको सही से समझाना हुआ तो हम एक और विस्तार से केवल एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने राष्ट्रपति और उससे संबंधित कुछ बातों को समझा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।